अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ तमाम तरह बच्चे बखैर आफ़ियत होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपसे माई स्टडी कैम्प के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हैं। अच्छा तो बच्चों, इस सेगमेंट में हम देखेंगे कि व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स या कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो एक वायरस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक हो गया। तो स्ट्रक्चर्स का जिक्र करने से पहले ज़रूरी है कि हम देखें कि वायरस बेसिकली आपको किस तरह का हो सकता है। तो बेटा मैं आपके सामने HIV बनाऊंगा, ठीक है। कुछ इस तरह से ये हो गया HIV का कैप्सिड। इसको रिकंस्ट्रक्ट करता हूँ थोड़ा सा ताकि आप लोगों के लिए ये कुछ कॉनिकल समवट कॉनिकल शेप होती है, ठीक है। ये इसमें एक मैसेंजर RNA होता है और ये बेसिकली एंजाइम्स होते हैं। दो मैसेंजर RNA होते हैं, लेकिन याद रखिएगा मैसेंजर RNA दो होते हैं, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दो मैसेंजर RNA होने के बावजूद भी ये दोनों डबल स्ट्रैंडेड नहीं है। क्या है, ये दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड है। इसीलिए हम HIV को क्या कहते हैं, ये एक डायमर है, डायमर है, लेकिन स्ट्रैंडेड नहीं है, डबल स्ट्रैंडेड नहीं है। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA या दो होते हैं लेकिन, ठीक है। तो ये एक जनरली मैं आपके सामने एक HIV को एज अ जनरल आपके सामने रख रहा हूँ बेटा। अब इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ नज़र आ रही है। ये एक प्रोटीन कॉर्ड है जिसको आप कैप्सिड कहते हो। उसके अलावा आपको ये नज़र आ रहा है न्यूक्लिक एसिड है ये, ठीक हो गया। ये आपको शायद नज़र आ रहे हो डॉट्स, ये आपके बेसिकली एंजाइम्स हैं यहाँ पर। उसके अलावा ये क्या है, ये आपका एनवेलप है, एनवेलप है। और ये आपके पास क्या है, इनको आप कहते हो पेप्लोमर्स, ठीक है। याद रखिएगा इनके लिए स्पेसिफिक नेम यूज होता है पेप्लोमर्स, लेकिन आपकी बुक्स में और हर जगह जो पाकिस्तान लेवल में यूज होता है वो स्पाइक्स यूज होता है, लेकिन इनका एक्चुअली नेम क्या होता है, पेप्लोमर। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट थिंग मैंने आपको वेरियन के बारे में बताया था। याद है कि अगर आउटसाइड द बॉडी वायरस हो तो उसे आप क्या कहते हो, वेरियन, ठीक है। लेकिन अगर हम बुकिश डेफिनेशन की बात करें, बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन को देखें तो बेटा वेरियन क्या होता है, तो वेरियन अ मैच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल, कंप्लीट मैच्योर। बेटा जो मैच्योर हो गया ना कंप्लीटली, यानी अब वो रेडी है, वो किसी और सेल पे अटैक कर सकता है। कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस एजेंट, इसको आप क्या कहते हैं बेटा, इसको आप पढ़ते होते हैं क्या, वेरियन। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। बेटा आपके पास होगा वेरियन, एक जो आपके पास वायरस है, आप इसको वायरस भी कह सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास आगे इसमें डिफरेंट आपके पास दो यूं कह लें कि पोर्शंस हैं। एक है आपके पास कोर, एक है आपके पास कोट। बेटा कोर कौन सा हिस्सा है, देखो आप ऊपर डायग्राम में मैंने बताया हुआ है कोर कौन सा है और कोट कौन सा है। बेटा जो ये हिस्सा है ना, ये वाला इतना हिस्सा, ठीक है, ये जो दरमियान में है, ये जो मेन दरमियान में ये वाला हिस्सा है, ये आपका जी कोर, ठीक है। और जितना भी हिस्सा बाहर है, ये कैप्सिड और ये इन्वेलप, इन दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, कोट पढ़ेंगे। तो ये मैं अभी आपको बताता हूँ। वेरियन में दो पार्ट्स पाए जाते हैं, कोर और कोट, ठीक है। अब कोर क्या होता है बेटा, याद रखो सेंट्रल होता है, ठीक है, कोर दरमियान में होता है। और जो कॉर्ड होता है क्या वो पेरिफेरल होता है, नहीं वो आउटर होता है। यानी सेंट्रल पोर्शन के आउटसाइड पे जो चीजें होंगी उन्हें आप क्या कहोगे, कोट कहोगे। ठीक हो गया। अब ये भी आपके पास आगे दो दो यू कह लें कि चीजें आ जाती हैं इसमें। आपके पास कोर में दो चीजें शामिल हैं। एक आपके पास है जीनोम, ठीक हो गया। एक क्या है आपके पास, जीनोम, ठीक है। और दूसरी चीज आपके पास मेरे बच्चों क्या है, दूसरी चीज आपके पास आ जाती है प्रोटीन्स। ये दो चीजें पाई जाती हैं किसके अंदर, कोर के अंदर। ठीक हो गया। अब जीनोम कौन सा हो सकता है बेटा, वायरस है,
तो वायरस के जीनोम के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, लेकिन एट अ टाइम एक ही होगा, या डीएनए होगा या आरएनए होगा। उसके बाद अच्छा, क्या इनमें आगे फर्दर डिवीजन है? यस, इनमें भी आगे फर्दर डिवीजन है। जो आपका डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही जो आपका आरएनए है वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। ठीक हो गया। उसी तरह हम बात कर लेते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन में कौन सी चीज फॉल करती है बेटा? एंजाइम। ठीक है, प्रोटीन में कौन सी चीज फॉल करती है? एंजाइम फॉल करता है मेरे बच्चों। अच्छा, अब आप लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए सर एंजाइम क्या करता है? ठीक है, तो बेटा याद रखिएगा, फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेट अ वायरस, एक वायरस को फैसिलिटेट करता है इन इट्स मोड ऑफ एक्शन, यानी जो इसका एक्शन है ना, यानी जो वायरस काम करता है उसके अंदर फैसिलिटेट करता है, और यही तो हम एंजाइम की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बेटा आपको एग्जाम्पल तो पता है, जैसे अगर हम रेट्रो वायरसेस की बात करें, ठीक है, रेट्रो वायरस की बात करें तो उसमें क्या पाया जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम से एंजाइम होता है। ठीक है, हमने ऊपर एग्जांपल किसकी ली? एचआईवी की। एचआईवी में कौन कौन से होते हैं? एचआईवी में बेटा 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज और इंटीग्रेज। मैं इनके बारे में, इनका पूरा फंक्शन भी आपको आगे बताऊंगा। ठीक हो गया। उसके अलावा हेपाटाइटिस बी में भी होता है, हेपाटाइटिस बी जो है इसके पास भी क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामी एंजाइम होता है। उसके अलावा एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम। ठीक है, ये एग्जांपल लिखवा रहा हूं मैं, लाइसोजाइम, ये बैक्टीरियोफेज के अंदर होता है। ये दोनों क्यों होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, ये भी हम आगे जाकर देखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कोट की। तो बेटा कोट में आपने 2 चीजें ही देखी हैं, कौन कौन सी बेटा? आपने एक देखा है कैप्सिड, ठीक है, और दूसरा आपने देखा है इनवेलप, कैप्सिड और इनवेलप। ठीक हो गया। ये 2 चीजें पाई जाती हैं। कैप्सिड क्या होता है बेटा? ये प्रोटीनीशियस कोट होता है, प्रोटीनीशियस कोट अराउंड जीनोम, जीनोम के इर्द गिर्द एक प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसे आप क्या कहते हैं? कैप्सिड। ठीक हो गया। और याद रखिएगा कैप्सिड का किससे बना होता है? कैप्सिड या कैप्सिड का मोनोमर क्या होता है? तो मेड अप ऑफ कैप्सोमियर्स। ठीक है, कैप्सोमियर्स। बेटा कैप्सोमियर क्या है? बेटा छोटे छोटे जो है ना पोर्शंस मिलके एक कैप्सिड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एचआईवी का कॉनिकल कैप्सिड बनाऊं, थोड़ा सा वो कॉनिकल होता है, कुछ इस तरह की उसकी शेप होती है। तो बेटा ये जो पूरा है ना, इस पूरे को आप क्या पढ़ेंगे? इट इज अ कैप्सिड। और ये जो छोटे छोटे आपको ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं इन्हें आप क्या कहते हो? कैप्सोमियर्स। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इनवेलप। इनवेलप क्या होता है मेरे बच्चों? याद रखो इनवेलप एक लिपोप्रोटीन है। क्या है? लिपोप्रोटीन, यानी इसमें क्या होता है? लिपिड होता है और प्रोटीन होता है। ये आती कहां से है? डराइव्ड फ्रॉम होस्ट। तो ये ड्राइव डायरेक्टली लिखो, बल्कि डराइव डायरेक्टली फ्रॉम होस्ट। ये क्यों लिखवाया मैं आपको आगे जाके बताऊंगा ये बातें। ठीक है, फ्रॉम होस्ट। उसके अलावा इसके अंदर इनवेलप के अंदर सिर्फ लिपोप्रोटीन होता है? नहीं, इसमें वायरली इनकोडेड प्रोटीन्स भी होते हैं। वायरली इनकोडेड का क्या मतलब है? यानी वायरस का जीनोम जिन प्रोटीन को इनकोड करवाए, इनकोड करने के लिए जो राइबोसोम यूज होंगे वो होस्ट के ही होंगे, लेकिन इनकोड करने के लिए जो कोड है वो कौन देगा? वायरस का जीनोम। और जो उससे प्रोटीन बनेंगे उन्हें आप कहते हैं वायरली इनकोडेड प्रोटीन। ठीक है, और इसके अलावा उसमें क्या होंगे? ऑल्सो हैव स्पाइक्स या पेप्लोमर। ठीक है, इनवेलप के ऊपर स्पाइक्स यहां होते हैं, पेप्लोमर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इनवेलप सब में मौजूद नहीं होता, कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पर हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं, डिफरेंट टर्म्स पढ़ी हैं जो आपको कंफ्यूज आ रही होंगी। ठीक है, हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। बेटा पहली आपके पास आपने जो टर्म पढ़ी है दैट इज कैप्सोमियर। ठीक है, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। ठीक है,
मीयर हमेशा ना छोटे यूनिट के लिए इस्तेमाल होता है, छोटे यूनिट के लिए मीयर इस्तेमाल होता है। और कैप्सो यानी कैप्सिड का जो छोटा यूनिट है उसको कैप्सोमियर कहेंगे। तो कैप्सोमियर क्या है? बेसिकली मोनोमर ऑफ कैप्सिड, यानी ये क्या है? कैप्सिड का मोनोमर होता है मेरे बच्चों। उसके अलावा रिपीटिंग सब यूनिट ऑफ कैप्सिड, यानी ये बार बार रिपीट होता है जिससे आपके कैप्सिड बन जाता है। रिपीटिंग सब यूनिट ऑफ कैप्सिड, यानी अगर आपसे पूछे कि कैप्सिड किससे बना होता है तो आप बोलोगे कैप्सोमियर। और अगर आपसे कोई पूछे कैप्सोमियर किससे बना होता है तो आप बोलोगे मेड अप ऑफ, कैप्सोमियर आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से बना होता है बिकॉज कैप्सोमियर्स आर प्रोटीन। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसकी कोई इंपॉर्टेंस भी होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है तो आप अपने सिलेबस में पढ़ें। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है बेटा? इंपॉर्टेंस ये है, नंबर ऑफ कैप्सोमियर इज स्पेसिफिक, यानी आपने अगर पहचानना है ना कि ये वायरस कौन सी स्ट्रेन का है तो आप कैप्सोमियर के नंबर से पहचान सकते हैं। नंबर ऑफ कैप्सोमियर इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक स्ट्रेन। ठीक है, फॉर स्पेसिफिक स्ट्रेन, यानी हर स्ट्रेन का नंबर ऑफ कैप्सोमियर क्या होंगे, या हर कह लो स्पीशी कह सकते हो, या काइंड कह लो, काइंड। हर काइंड के वायरस के लिए जो नंबर ऑफ कैप्सोमियर है वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। अगर आप एग्जांपल के तौर पर देखो, ठीक है, तो आपके पास है हर्पीज वायरस, दूसरी तरफ आपके पास है अडीनो वायरस। अच्छा, अब अडीनो के पास कितने हर्पीज के पास कितने होते हैं? अडीनो के पास पहले देखें, इसके पास होते हैं 252 कैप्सोमियर्स। ठीक है, कितने होते हैं? 252 कैप्सोमियर्स। ठीक हो गया? कितने होते हैं मेरे बच्चों? 252 कैप्सोमियर्स। ठीक है, दूसरी तरफ अगर आप हर्पीज की बात करो, इसके पास कितने होते हैं बेटा? 162 कैप्सोमियर्स। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब आपके पास है 162 और 252। ठीक है, अब इसमें आपके पास दो टाइप्स होती हैं हर्पीज में। एक होता है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1 और एक होता है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2। इसको लिखते हैं HSV1 HSV2। लेकिन याद रखिएगा दोनों स्ट्रेन तो एक ही हैं, मुराद के हर्पीज की ही है ना, है तो हर्पीज वायरस ही। तो बेटा दोनों के अंदर नंबर ऑफ कैप्सोमियर कितने होंगे? 162। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये डिफरेंट स्ट्रेन है इसीलिए इनके नंबर ऑफ कैप्सोमियर डिफरेंट होंगे, तो वो डिफरेंट लगा के आ जाते हैं और यूजुअली ये एमसीक्यू उनका गलत हो सकता है। अच्छा, एक और बात, अडीनो वायरस क्या कुछ कर सकता है? अडीनो वायरस बस ह्यूमंस में कोल्ड कर सकता है या इन्फ्लुएंजा जिसे आप फ्लू वगैरह कहते हैं, ठीक है, ये कॉज कर सकता है। ठीक है, और आपके पास जो हर्पीज होता है उसके बारे में आपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। उसके अलावा ये आपको और ओरल क्या उसे कहते हैं, मैं आपको इसके बारे में आगे जाके दोबारा पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, उसके अलावा कैप्सोमियर क्या कर सकते हैं? डिसाइड शेप ऑफ कैप्सोमियर, शेप ऑफ कैप्सिड। कैप्सिड की शेप कैसी होगी ये भी कैप्सोमियर डिसाइड करते हैं। ठीक हो गया? उसके अलावा एक और एग्जांपल लिख लें कि पोलियो वायरस, सॉरी पोपियो लिखने लगा था, पोलियो वायरस जो है इसके लिए आपके पास कितने कैप्सोमियर्स होते हैं? 32 कैप्सोमियर्स मेरे बच्चों। पोलियो में कितने कैप्सोमियर्स हैं? 32। ठीक है, अच्छा यहां तक तो हमने कैप्सोमियर्स को देख लिया। ऊपर मैंने एक और भी बात लिखी है, दैट इज रेट्रोवायरस। मैंने शायद आपको एक चीज बताई हो, रेट्रो मैंने बताया भी है कि जो भी चीज डेविएट करेगी फ्रॉम नॉर्मल प्रोसेस उसको हम कहते हैं रेट्रो। ठीक है, नॉर्मली जो होना चाहिए उससे जो चीज डेविएट कर जाए उसके लिए हम कहते हैं रेट्रो। अब रेट्रो वायरस किस चीज से डेविएट करते हैं? तो ये सेंट्रल डॉगमा से डेविएट करते हैं। अब सेंट्रल डॉगमा क्या है बेटा? सेंट्रल डॉगमा एक उस अमल को कहते हैं, यानी आपके बॉडी में क्या होता है कि डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए से आपके पास बनता है मैसेंजर आरएनए जिसे आप कहते हो ट्रांसक्रिप्शन, और फिर उससे बनता है आपके पास प्रोटीन जिसे आप कहते हो ट्रांसलेशन। ठीक है, ये है ट्रांसलेशन
और ये है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये है आपके पास सिंपल सेंट्रल डॉगमा। और दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा आपके पास है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये कौन करते हैं, ये रेट्रोवायरस ये करते हैं। रेट्रोवायरस सेंट्रल डॉगमा नहीं करते, वो क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक हो गया। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, आपके पास होता है आरएनए। ठीक है, आरएनए से आप बनाते हो डीएनए, डीएनए से आप बनाते हो अपना मैसेंजर आरएनए, और फिर मैसेंजर आरएनए से आप बनाते हो प्रोटीन। तो आरएनए से डीएनए बनाना इज ट्रांसक्रिप्शन। हो क्या होता है, डीएनए से आरएनए। तो अगर उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सिंपल इज दैट। ठीक है, इसीलिए हम इनको क्या पढ़ते हैं, रेट्रो वायरसेस। उसके अलावा मैंने आपको एक पेप्लोमर कहा, तो पेप्लोमर की भी एक डेफिनेशन लिख लें ताकि याद रहे। मैं इसके बारे में आगे दोबारा जिक्र जरूर करूंगा। तो लिखें, व्हाट आर पेप्लोमर्स। ठीक है, स्पाइक्स ऑफ, लिखें स्पाइक्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ऑन एनवेल्प। ग्लाइको ये क्या होती हैं, ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बेसिकली स्पाइक्स होती हैं एनवेलप के ऊपर, और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं पेप्लोमर। और याद रखिएगा ये भी वायरली इनकोडेड होती हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं वायरस के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। आप बोलेंगे क्या सर वायरस कंपोनेंट डिफरेंट हैं, हमने ऊपर स्ट्रक्चर पढ़ा तो है। बेटा मैं अभी असेंशियल नॉन असेंशियल की बेस पे बात कर रहा हूं कि कौन से जरूरी हैं। असेंशियल वो होंगे जो हर किसी में मौजूद होंगे, और नॉन असेंशियल वो होंगे जो सिर्फ कुछ एक में मौजूद होंगे। तो असेंशियल नॉन असेंशियल के अकॉर्डिंग देखें तो बेटा याद रखो, न्यूक्लियोकैप्सिड। न्यूक्लियोकैप्सिड यानी क्या, या न्यूक्लियोप्रोटीन कह लो, जीनोम और कैप्सिड, ये दोनों हर वायरस में होना क्या है, लाजिमो मलजूम है। ठीक है, कैप्सिड और जीनोम ये दोनों चीजें क्या है, लाजिमो मलजूम है। दूसरी तरफ नॉन एसेंशियल की तरफ अगर आप देखो तो बेटा नॉन एसेंशियल में इनवेल्प आ जाता है। इनवेल्प किसी वायरस में होगा और किसी में नहीं होगा। ठीक हो गया। यहां तक इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हमने देखा कि व्हाट आर बेसिकली स्ट्रक्चर्स दैट आर फाउंड इन अ वायरस। उसके अलावा हमने इसमें क्या देखा, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हमने कैरेक्टर्स देखे, स्ट्रक्चर देखे, और तो और इसमें हमने क्या देखा बच्चों, लास्ट में असेंशियल और नॉन असेंशियल के कॉन्सेप्ट को समझा। अब अगले सेगमेंट में हम देखेंगे इंशाल्लाह कि वट सिमेट्री इज फाउंड इन बेसिकली वायरसेस। तो सिमेट्री को हम अगले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा तो बच्चों इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम देखेंगे कि व्हाट डिफरेंट सिमेट्रीज आर बेसिकली फाउंड इन अ वायरस। ठीक है, तो सिमेट्रीज इन वायरस को भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन ये जो डायग्राम्स हैं आपके सामने बहुत सारी, ये आपको तब समझ आएंगी जब हम थोड़ी सी थ्योरी को देख लेंगे। तो पहले मैं आपको थ्योरी करवाता हूँ, उसके बाद उसकी थ्योरी को स्ट्रेंथन करने के लिए मैं आपको इधर वापस लेकर आऊँगा, और फिर मैं आपको ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर्स पढ़ाऊंगा। तो बेटा हमारी मेजर हेडिंग क्या आ रही है आपके पास, सिमेट्री। ठीक है। अच्छा, सिमेट्री अब आपके पास बेसिक जो आप पढ़ेंगे दो तरह की होगी। एक होगी आइकोसाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल या उसको क्यूबिकल भी कहते हैं। ठीक हो गया। और दूसरी आपके पास होगी हेलिकल। ठीक है, नाम शो कर रहे हैं कि एक थोड़ी सी क्यूब के जैसी होगी और एक जो होगी वो हेलिक्स की तरह की होगी। ठीक है, मैं इनकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन लिखने के बाद आपको ऊपर डायग्राम से जब एक्सप्लेन करूंगा तो ये चीजें आप लोगों के ज़हन में इंशाल्लाह बैठ जाएंगी। ठीक हो गया। इसमें क्या होता है कि इसका आपने याद रखना है कि कैप्सोमियर्स, जो कैप्सोमियर्स है ना, आर अरेंज्ड। कैप्सोमियर क्या होते हैं, आर अरेंज्ड इन 20 ट्रायंगल्स। 20, कई दफा 20 या कई दफा 20 से भी ज्यादातर आइकोसाहेड्रल के लिए आपने याद रखना है कि आइकोसाहेड्रल के लिए स्पेसिफिकली कितने ट्रायंगल्स होंगे, कैप्सोमियर 20 ट्रायंगल में अरेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसीलिए हम इसको एक और नाम देते हैं पॉली। आइकोस का वर्ड जो होता है ये ज्यादातर 20 के लिए यूज होता है। ठीक है, इसको पॉलीहेड्रल भी कहते हैं। पॉली मतलब मैनी
और हेड्रल मतलब फेसेस, ठीक है। हेड्रॉन या हेड्रल फेसेस के लिए यूज होता है, वैसे इधर हेड्रॉन फेजेस के लिए ही है, ठीक है। उसके अलावा इसको क्यूबिकल भी कहा जाता है और स्फेरिकल सिमेट्री भी यही होती है आपके पास, ठीक हो गया। और दूसरी आपके पास है हेलिकल। तो कैप्सोमियर इसमें भी अरेंज होंगे, लेकिन इसमें कैप्सोमियर कैसे अरेंज होंगे? कैप्सोमियर आर अरेंज्ड इन हॉलो क्वाइल, ठीक है, लाइक अ रिजिड रॉड। होलो क्वाइल होंगे दैट अपीयर, जो कि दिखेगी आपको, कैसी दिख रही होगी? अपीयर एज अ रिजिड, सख्त रॉड, एक सख्त रॉड की तरह आपको अपीयर हो रही होगी हेलिकल सिमेट्री, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो आपको है ना पढ़ाने से पहले क्या आगे लेके जाने से पहले हम देखते हैं कि क्या आइकोसाहेड्रल में कुछ खास पाया जाता है। तो आंसर इज यस। क्या पाया जाता है मेरे बच्चों आइकोसाहेड्रल में खास? बेटा आइकोसाहेड्रल जो कैप्सिड होता है ना, ठीक है, आइकोसाहेड्रल कैप्सिड, ठीक है, इसमें आपके पास क्या होता है? दो सब यूनिट्स कह लो पाए जाते हैं, दो तरह की चीजें पाई जाती हैं। एक को कहते हैं पेंटागोनल या पेंटॉन्स, ठीक है, नाम याद रखिएगा, पेंटागोनल या पेंटॉन्स, ठीक हो गया। और दूसरे को कहते हैं हेक्सागोनल या हेक्सॉन्स। बेटा पेंटागोनल का मतलब क्या है? उसके कितने कॉर्नर्स होंगे? पेंटागोनल के लिए याद रखिएगा 5 कोनों वाला, ठीक है। और इसके लिए क्या होगा? 6 कोनों वाला, जिसके 6 कॉर्नर्स होंगे, 6 कोनों वाला, ठीक हो गया। क्लियर है? याद रखिएगा कि जितने भी पेंटागोनल आपके पास पेंटॉन्स या सब यूनिट्स मौजूद हैं वो हमेशा वर्टेक्स पे होंगे। अब वर्टेक्स किसको कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं एज को, ठीक है। एज पे हमेशा पेंटॉन्स होंगे और फेस पे यानी मुखड़ा शरीफ पर हमेशा क्या होंगे? हेड्रॉन्स होंगे, हेक्सॉन्स होंगे, सॉरी, हेक्सागोनल होंगे, हेक्सॉन्स होंगे। याद रखिएगा कैप्सिड कोई भी हो ऑलवेज हैव 12 वर्टिसेस या 12 पेंटॉन्स। हमेशा 12 पेंटॉन होंगे, हमेशा 12 पेंटॉन होंगे, 12 से ना ज्यादा ना कम, ठीक है। ये जो हेड्रॉन्स हैं ये वेरिएबल होंगे, वेरिएबल अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। ग्रुप चेंज हुआ, हेड्रॉन का नंबर चेंज हो जाएगा, लेकिन पेंटॉन का नहीं होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास हम देख लेते हैं कि और इसमें कोई एक्सेप्शन आपको याद आ रही हो तो बेटा आपके पास ना एक मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, ठीक है तो वो काफ़ी हद तक इसी में आ जाती है। HIV, ठीक है, HIV का जो कैप्सिड होता है ना बच्चों याद रखिएगा वो होता है जी कॉनिकल, ठीक है। कैप्सिड कैसा होता है? कॉन शेप उसको कहते हैं या कॉनिकल होता है, ठीक है। कॉन शेप्ड या कॉनिकल भी उसको पढ़ा जाता है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बेटा? याद रखिएगा इसके अंदर 12 होते हैं पेंटॉन्स, और पेंटॉन्स को एक और नाम भी दे दिया जाता है। एक तो मैंने पेंटागोनल बताया ना, एक होता है पेंटामेरिक यूनिट, ठीक है, पेंटामेरिक रिंग्स, सॉरी, ये भी पेंटॉन्स को कहा जाता है, ठीक है। और ओवर 100 हेक्सामेरिक रिंग्स, ठीक है। यानी एक HIV के कैप्सिड की बात करूं तो उसमें 12 पेंटॉन, जैसा कि मैंने कहा था पेंटॉन हमेशा 12 होंगे, लेकिन हेक्सॉन्स कितने हैं? 100 से भी ज़्यादा। आपको अभी पता चल जाएगा कि 12 क्यों होंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें बैक्टीरियोफाज की, मैंने बैक्टीरियोफाज का जिक्र किया हुआ है आपके सामने, उसकी मैं अभी आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या होता है कि इसमें आइकोसाहेड्रल भी होता है और रॉड शेप, दोनों मिले होते हैं, प्लस रॉड भी होती है, ठीक है, दोनों मिले होते हैं। अच्छा, इसमें जो आइकोसाहेड्रल है उसके लिए आपने याद रखना है कि उसके अंदर 12 वर्टिसेस होते हैं, यानी कितने वर्टिस हैं? 12 वर्टिस हैं। और फेस कितने हैं? मुखड़े कितने हैं? 20 हैं। आइको मैंने आपको बताई थी ये बात। जरा आप इधर देख लेते हैं बेटा, जो मैंने आपको बोला पेंटॉन है वो कहाँ पर मौजूद होगा? वो इधर कॉर्नर्स पे मौजूद होगा, ठीक है। मैं भी एक और डायग्राम में भी दिखाता हूँ।
तो इट मीन्स के वर्टस हमेशा कितने होंगे, किसी भी आइकोसाहेड्रल में 12 वर्टस होंगे। ठीक है, अभी ये देखें, ये कुछ समवट क्यूबिकल और उस तरह की शेप है। ठीक है, तो ये आपके पास होती है सिमेट्री वो वाली कौन सी, आइकोसाहेड्रल। और जो ये देखें, ये एक रिंग की तरह, एक रॉड की तरह है, ये देखें ये वाला, तो ये क्या आपके पास रॉड शेप्ड है। उसके बाद अच्छा ये देखें सिमिलर है, ये टोबाकू मोज़ेक वायरस है बेसिकली, टोबाकू मोज़ेक वायरस। ठीक है, तो उसकी उन्होंने बनाई है और ये कैसी है, रॉड के जैसी है। और ये देखें ये कैप्सोमियर्स हैं, कैप्सोमियर्स अरेंज हुए हैं। अच्छा इधर भी ये देखें, ये है पेंटामेरिक रिंग और हेक्सॉन मिले हुए हैं। अच्छा ये जो आपको कील नज़र आ रहे हैं ये क्या है बेटा, ये है पेप्लोमर, पेप्लोमर्स हैं। ठीक है, और उसके बाद ये देखो, ये उसने क्लियर किया हुआ है आपको, ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये देखो 1 2 3 4 और 5, बेटा 5 कोनों वाला रिंग है। और दूसरा भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, रुको, अब ज़रा मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा ना जूम इन करना पड़ेगा अगर मुझे ये समझाना है क्लियरली, तो मैं आपको 1 मिनट इसको जूम करके समझाता हूँ। ये देखें आप ज़रा, बेटा देखो ये जो दरमियान वाला है, एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये और एक ये, 1 2 3 4 5 6, 6 कोने हैं, हेक्सॉन हो गया। और कॉर्नर पे जब भी आएगा ना, देखो ये कॉर्नर है, 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 उसके अलावा ये कॉर्नर है। ज़्यादातर पेप्लोमर किस पे मौजूद है, ज़रा देखो, पेप्लोमर पेंटॉन पे मौजूद है। पेंटॉन कितने आ रहे हैं आपके पास, पेंटॉन हमेशा 12 होंगे, यानी पेंटॉन की शेप कुछ ऐसी होगी। जो पेंटामेरिक यूनिट है उनके 5 कोने होंगे, और जो दरमियान में यानी फेस के ऊपर मौजूद हैं वो हेक्सामेरिक है, उनकी शेप कुछ यूं होगी। ये देखें ये क्या है, हेक्सामेरिक, और ये क्या है, पेंटामेरिक। ठीक है, आपको पता चल गया कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि वो ऐसे होंगे और दूसरे वाले हेक्सॉन। देखो वर्टिसेस चूंकि हमेशा होंगे ही 12, इसीलिए पेंटॉन हमेशा 12 होंगे। जब भी आप इस तरह की शेप बनाते हो तो उसके कोने तो फिक्स होंगे, लेकिन देखो ये फेस ऑल्दो 20 ही होंगे, लेकिन उनमें हेक्सॉन की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है। ठीक हो गया, लेकिन पेंटॉन तो हमेशा एक वर्टिस पे एक ही होगा, लेकिन फेस पे हेक्सागोनल यूनिट तो बहुत सारे हो सकते हैं। ये देखें ये एक हेक्सागोनल यूनिट है। ठीक है, अब ये देखो कितने ज़्यादा हैं, लेकिन ये देखो ये है एक पेंटामेरिक यूनिट, ये है एक पेंटामेरिक यूनिट, कोने पे एक ही पेंटामेरिक यूनिट है। ये देखो ये आइकोसाहेड्रल, ये है रॉड शेप, और ये पूरा मिला के, ये पूरा जो आपके सामने एक अजीब सी चीज़ है, ये बेसिकली एक होता है बैक्टीरियोफेज। इधर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये वही है, आइकोसाहेड्रल ऊपर है, रॉड नीचे है। ठीक है, उसके अलावा देखो तो ज़रा, इसमें इतना क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पेंटॉन, यहाँ पर 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 हेक्सॉन, यहाँ पर फिर पेंटॉन। ठीक हो गया, तो यहाँ से आज हमने इस सेगमेंट में देखा कि बेसिकली जो डिफरेंट वायरस के अंदर आपके पास सिमेट्रीज पाई जाती हैं वो कैसे होती हैं और क्यों होती हैं। ठीक है, उनके अंदर जिस हद तक कॉन्सेप्ट को मैं स्ट्रेंथन कर सकता था आपके लिए, मैंने करने की कोशिश की। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे कि बेसिकली व्हाट आर यू कैन से बैक्टीरियोफाजस। ठीक है, उनके बारे में पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसके बाद हम बैक्टीरियोफाज पे जंप करेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट सेक्शन में मुलाकात होगी। अच्छा तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन। ठीक हो गया, तो क्लासिफिकेशन में आपको ये जो नज़र आ रहे हैं अंकल जी, इनका नाम है डेविड बाल्टीमोर। आपने अक्सर पढ़ा होगा कि हम लोग जो हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं, एक आपके पास 7 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी है। और डेविड बाल्टीमोर साहब ने वायरसेस को क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है, एक अलग से क्लासिफिकेशन बनाई थी जिसको कहते हैं बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। ठीक है, और वो किसके लिए है बेटा, वायरसेस के लिए। याद रखिएगा, वायरसेस के लिए जो है ना बनाई गई क्लासिफिकेशन, उसको हम क्या कहते हैं, बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। और ये बेस किस पर होती है, बेस्ड ऑन मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, मोड ऑफ रेप्लिकेशन यानी एक वायरस रेप्लिकेट कैसे कर रहा है, एंड जीनोम। ठीक है, और उसमें जीनोम कौन सा है, इन दो बेसिस पर उन्होंने क्या किया कि बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के अंदर तमाम वायरसेस को क्लासिफाई कर दिया। अब डेविड बाल्टीमोर साहब की कोई कंट्रीब्यूशन है तो बेटा याद रखिएगा, एक बायोलॉजिस्ट हैं ये,
डेविड बाल्टीमोर साहब एक क्या हैं, बायोलॉजिस्ट हैं। और दूसरी बात तो ये है कि ये इनकी दूसरी खसूसियत क्या है बेटा, ये नोबेल प्राइज विनर है। ठीक है, इन्होंने नोबेल प्राइज विन किया हुआ है। ठीक हो गया। अब मैं ना आपके सिलेबस की तरफ आता हूं। ये तो चले एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। ठीक है, सिलेबस ने कहा है कि वायरसेस को क्लासिफाई करो ऑन दीज बेसिस। इन तमाम बेसिस पर आपने वायरसेस को क्लासिफाई करके मुझे बताना है। तो बेटा वो कौन कौन सी बेसिस हैं? बेटा पहली आपके पास सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेट करने की कोशिश करता हूं। अच्छा, वो मुझे कहते हैं कि पीएमडीसी वाले कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि होस्ट की बेसिस पर, यानी होस्ट उनका कौन सा होगा, उस बेस पर अगर क्लासिफाई करना चाहें तो कैसे करेंगे। उसके अलावा स्ट्रक्चर की बेस पर। ठीक है, उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन के बारे में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। और ना ही मोड ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में जानने की आपको जरूरत है। ये दोनों आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन चार बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। और स्ट्रक्चर में भी आप डिफरेंट दो बेसिस निकाल लेते हैं। एक मॉर्फोलॉजी, जो कि बेसिकली कैप्सिड ही होता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी यानी कि शेप कैप्सिड पे डिपेंड करेगी ना वो। तो एक शेप की बेस पर और एक जीनोम की बेस पर। ठीक हो गया। तो ये टोटल आप 5 बेसिस पे क्लासिफाई करते हो। होस्ट की बेस पे मॉर्फोलॉजी, जीनोम, मोड ऑफ एक्शन और मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक हो गया। अच्छा, अब इनमें से कोई अथेंटिक है, ज्यादा अथेंटिक, जो कि वर्ल्ड वाइड भी यूज होता है कोई ऐसा? तो बेटा ये जो है ना, मॉर्फोलॉजी और जीनोम, ये दोनों स्ट्रक्चर यानी बेसिस ऑन स्ट्रक्चर, ये इंटरनेशनली एग्रीड है, यानी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथड है। ये वाला इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है इस बेस पर अगर हम इनको क्लासिफाई करें। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंटरनेशनली अगर आपसे एमसीक्यू आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर वायरसेस इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, तो बेटा स्ट्रक्चर वाली क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। ठीक हो गया। हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पहली बेसिस क्या है आपके पास, बेस्ड ऑन होस्ट। ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ होस्ट, तो यानी होस्ट की बेसिस पे बात कर लेते हैं। अच्छा बेटा, होस्ट इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म, वही होस्ट होगा ना जिसके ऊपर इन्फेक्ट यानी बैक्टीरिया ने अटैक, सॉरी वायरस ने अटैक किया है, तो वो इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म भी होगा, उस पर अटैक हुआ है। अच्छा, वो कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? वो बैक्टीरिया हो सकता है। ठीक है, वो आपके पास प्लांट हो सकता है, वो आपके पास एनिमल हो सकता है, और इन रेयर केसेस आपके पास फंगस भी हो सकता है। ठीक है, फंगस ज्यादातर नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन आप याद रखेंगे फंगस पे भी अटैक वायरस कर सकता है। ठीक है, अच्छा, जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक नेम यूज होता है, क्या? बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज। जो प्लांट पे अटैक करते हैं उनको कहते हैं फाइटो वायरसेस ज्यादातर यूज हो जाता है, फाइटो वायरस। और इसके लिए हम कहते हैं जू वायरस। ठीक है, एनिमल के लिए जू और प्लांट के लिए फाइटो वायरस। उसके अलावा इसके लिए हम फंगस या फंजाई वायरस भी कह सकते हैं, और इनके कोई स्पेसिफिक नेम मैंने अभी तक नहीं पढ़े। ठीक हो गया। अच्छा, अब जीनोम की बात कर लेते हैं। अब मैं इधर इनके मैंने वो तो नेम लिख दिए, ये मैं लिख देता हूँ नेम। ठीक है, ये इनका नेम हो गया। अब मैं लिखता हूँ जी जीनोम। तो बेटा जीनोम बैक्टीरियोफेज में कौन सा होता है? याद रखो, बैक्टीरियोफेज में होता है डीएनए। प्लांट में कौन सा होता है? प्लांट में मोस्टली क्या होता है? आरएनए, ज्यादातर आरएनए होता है, बट नॉट ऑलवेज। हमेशा आरएनए नहीं होगा, कभी कभी डीएनए भी हो सकता है, बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, तो याद रखना मोस्टली आरएनए बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, उसके अलावा एनिमल में बोथ डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। अच्छा, फंगस पे हम बात नहीं करेंगे बिकॉज वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वो मैंने आपको जस्ट वैसे बता दिया, तो इस सेगमेंट को हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आपका आ गया आपके पास कि इनकी सिमेट्री या शेप कैसी होती है। शेप लिख देता हूं यहाँ, सिमेट्री। बेटा मोस्टली जो बैक्टीरियोफाजेज है ना, इनके अंदर क्या होता है कि पॉलीहेड्रल, मैंने आपको ऊपर दिखाया ना पॉलीहेड्रल, या जिसको आइकोसाहेड्रल भी कहते हैं।
पॉलीहेड्रल हेड होता है एंड अ टेल, ये इनकी टोटल शेप होती है। ठीक है, टेल आपको पता है रॉड सिमेट्री होती है उनमें। अच्छा, ये इनकी सिमेट्री मोस्टली क्या होगी प्लांट वायरसेस की, तो मोस्टली आर रॉड शेप्ड। जैसे आपने टोबैको मोज़ेक वायरस देखा, ठीक है, मैंने आपको उसकी सिमेट्री दिखाई। प्लांट वायरसेस में शेप वेरियस होती हैं, यानी वेरियस शेप होते हैं, इनकी शेप्स बहुत सारी होती हैं। आपके पास बुलेट शेप होते हैं, ब्रिक शेप होते हैं, मैं आपको कुछ लिखवा भी दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब आप एग्जाम्पल लिख दें। एग्जाम्पल की अगर आप बात करें तो बेटा आपके पास इसमें आ जाते हैं T4 वायरसेस, उसके अलावा T2 वायरसेस। टी का मतलब इधर होता है टाइप, याद रखिएगा, टी का मतलब है टाइप, और इसी तरह T1 से T7 तक आपने अब तक डिस्कवर किए हैं। ठीक है, T4 और T2 ये दोनों ज़्यादातर ई कोलाई पे अटैक करते हैं। याद रखिएगा, ये दोनों किस पे अटैक कर रहे होते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया पे। ई कोलाई क्या है, आपने पढ़ा हुआ है ई कोलाई के बारे में, मैंने सारा बताया, मैं इसको अब रिपीट नहीं करूँगा। अच्छा, अगर आप इसकी बात करो तो इसमें आपने टीएमवी पढ़ा है एक, उसके अलावा आपने पढ़ा हुआ है पोटैटो येलो डवार्फ वायरस, पोटैटो येलो डवार्फ वायरस। उसके अलावा आपने देखा है उसके अलावा एक और बात याद रखनी है कि 2000 टाइप्स हैं इसकी, प्लांट वायरल डिजीजेस आर नॉन। बेटा 2000 टाइप्स आपको पता है कि प्लांट वायरल डिजीजेस की अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं, जिनका हमें पता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो बेटा एनिमल में आपके पास एक तो आता है राउस, राउस सारकोमा। ठीक है, ये क्या करता है, ये बेटा जी कैंसर करेगा। ठीक है, एक है राउस सारकोमा और ये क्या करता है, कैंसर करता है। ये सारे आपने याद करने इंपॉर्टेंट है। फिर एक आपके पास होता है पेपोवा, पेपोवा वायरस। ठीक है, ये आपको क्या करता है, वार्ट्स, वार्ट्स क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोगों की बॉडी के ऊपर ना बडिंग हुई होती है, आउट ग्रोथ हुई होती है थोड़ी सी, तो वो अक्सर अगर आप उसको मतलब कि इन केस आप उसको मतलब फाड़ भी दें ना, उस पर होल भी कर दें तो ब्लीडिंग होगी, लेकिन वो दोबारा से वहाँ पे बन जाता है। उसको ज़्यादातर हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें मोका कहा जाता है, मोका। ठीक है, तो बेसिकली ये वार्ट्स होते हैं जो कि पेपोवा वायरस की वजह से बनते हैं। उसके अलावा पॉक्स वायरस होता है आपके पास, जो कि आपको क्या करता है बेटा, स्मॉल पॉक्स नामी एक बहुत ही बुरी डिजीज़ है जो आपको कर देता है। उसके अलावा आपके पास एक होता है पिकोरना वायरस। ठीक है, पिकोरना वायरस आपको क्या कर सकता है, ये आपको पोलियो भी कर सकता है। चूंकि पिकोरना एक फैमिली है, उसके अंदर डिफरेंट वायरसेस की स्ट्रेन है, तो ये आपको हेपेटाइटिस ए भी कर सकता है और पोलियो भी कर सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं पिकोरना के अलावा पैरामिक्सो वायरसेस, पैरामिक्सो वायरसेस। ये आपको क्या करेंगे बेटा, ये मीजल्स और मम्स का मम्स की वजह बनते हैं। ठीक हो गया, यहां तक आपने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। अब हमने इनको दोबारा से क्लासिफाई करना है। अब किसकी बेस पर बेटा, ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर में भी पहले किसकी बेस पे करेंगे, ऑन बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या मैंने आपको ऊपर बताया, यहां कह लो कैप्सिड की शक्ल की बेस पे। ठीक है, कैप्सिड दिखता कैसा है। अब यहां पर आपके पास एक वास्ट वैरायटी मौजूद है। कौन कौन से हैं बेटा, यहां पर आपके पास आ जाएगा जी, पहला आता है पॉलीहेड्रल, पॉलीहेड्रल। ठीक हो गया। दूसरा आपके पास आता है हेलिकल, या हेलिकल का दूसरा नाम होता है रॉड शेप्ड। ठीक है। तीसरा आपके पास आ जाता है जी इनवेल्प्ड, कुछ इन्वेल्प होंगे कुछ नॉन इन्वेल्प्ड होंगे। ठीक है, इन्वेल्प तो हमेशा स्फेरिकली आपके पास आएगा ना, तो उस बेस पे यही भी मॉर्फोलॉजी है बेसिकली आपकी। ठीक है, इसीलिए मैं इसको मॉर्फोलॉजी ज़्यादा क्रिटिकली कहूँगा। ठीक है, और उसके अलावा कॉम्प्लेक्स शेप्ड भी होंगे कुछ। अब इनको हम फटाफट से कर लेते हैं क्लासीफाई। बेटा पॉलीहेड्रल, ठीक है, याद रखिएगा
पॉलीहेड्रल कौन से होंगे? वायरसेस विद पॉलीहेड्रल कैप्सिड, यानी इनका कैप्सिड कैसा होगा? पॉलीहेड्रल। अब पॉलीहेड्रल कैप्सिड कौन सा होता है आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। एंड विद ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें क्या होंगे? ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स होंगे, जिनको मैंने आपको क्या पढ़ाया? ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक को मैंने क्या पढ़ाया? पेप्लोमर्स, ठीक है। एट वर्टेक्स, वर्टेक्स किसे कहते हैं? कॉर्नर को। तो वर्टेक्स पर क्या मौजूद होंगे? स्पाइक्स होंगे, तो उन्हें आप क्या कहेंगे? पॉलीहेड्रल कैप्सिड, ठीक हो गया। इसमें एग्जाम्पल मैं आपको बाद में लिखवा देता हूं। उसके अलावा, ठीक है, इसकी शेप कैसी होगी? शेप ऑफ आ रिजिड रॉड, मैंने आपको ये पहले भी दिखाया है कि डंडे के जैसे ये दिखाई देते हैं, ठीक हो गया। इसकी भी एग्जांपल मैं एंड पे लिखवाता हूँ आपको, सारों की एग्जांपल एंड पे लिखवाता हूँ, ठीक हो गया। उसके अलावा इन्वेल्प है, हैव इन्वेल्प, इनके इर्द गिर्द क्या होगा? इन्वेल्प होगा, ठीक है। विद एंड स्टडीड विद पेप्लोमर, देखो इसके अंदर क्या था कि कैप्सिड के अंदर पेप्लोमर लगे हुए थे। इस केस में क्या हो गया कि आपके इन्वेलप के ऊपर पेप्लोमर लगे हुए, ये बात याद रखनी है, ठीक है। हैव इन्वेल्प एंड स्टडीड विद ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स या पेप्लोमर्स भी उन्हें कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा और कॉम्प्लेक्स शेप कौन से हैं? हैव पॉलीहेड्रल हेड एंड आ टेल, ठीक हो गया। ये हो गया कॉम्प्लेक्स शेप्ड, ठीक हो गया। अब इधर आपने एग्जांपल डाल दी। एग्जांपल पॉलीहेड्रल में आपके पास सिंपल है एडिनो वायरस, मैंने ऊपर आपको इसका वो भी दिखा दिया है एक दफ़ा सिमेट्री में जब मैंने आपको पढ़ाई है, तो उसके अंदर मैंने आपको इसकी ओवरऑल इसकी शेप भी दिखा दी है। इसमें आपके पास मैंने टीएमवी आपको दिखा दिया है, ऊपर ही दिखाया। उसके अलावा मैंने आपको इन्फ्लुएंजा दिखाया। उसके अलावा मैंने आपको इन्फ्लुएंजा के अलावा आपके पास बेस्ट एग्जांपल है जो मैंने आपको बना के भी दिखाई थी, एचआईवी दिखाया था मैंने आपको, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर भी मैंने आपको दिखा दिया, दैट इज बैक्टीरियोफाज, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी थी। अच्छा, इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस भी होती होंगी कैप्सिड के अंदर, ठीक है। कैप्सिड क्या सारे इसी तरह तो नहीं है ना कि सारे ऐसे ही होंगे। इसके अलावा ब्रिक शेप कैप्सिड भी होता है, ईंट के जैसा, ठीक है, ब्रिक शेप्ड, ठीक है। उसके अलावा बुलेट के जैसा भी होता है, यानी गोली की शेप वाला, ठीक है, बुलेट शेप्ड। उसके अलावा कोन की शक्ल का भी होता है जिसको आप कॉनिकल कहते हो, कॉनिकल शेप्ड। देखो अब आप कहोगे कि सर आपने ऊपर बात कर रहे हैं एचआईवी की, आप फिर नीचे आके कह रहे हैं कि कॉन शेप्ड में आप एचआईवी लिखेंगे। बेटा अब मैं कैप्सिड की बात कर रहा हूँ। असल में हम जब मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर कैप्सिड को भी डिस्कस कर रहे होते हैं और इन्वेलप को भी, ठीक है। तो आप दोनों के हिसाब से ही बात कर सकते हो। तो ब्रिक शेप कैप्सिड किसका होता है बेटा? कैप्सिड, कैप्सिड और कैप्सिड। बेटा पॉक्स वायरस जो है ना वो ऑल दो स्फेरिकल है, स्फेरिकल वो होता है इन्वेल्प की वजह से, लेकिन ब्रिक शेप उसका क्या होता है? कैप्सिड होता है। उसके अलावा जो आपके पास रेबीज वायरस होता है ना, ये गोली के जैसा दिखता है, बुलेट के जैसा। और कॉनिकल वायरस आपके पास कौन सा होता है? HIV। यहां तक हमने मॉर्फोलॉजी की बेस पर भी कर लिया। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपने जस्ट जीनोम की बेस पे करना है। उसके बाद इन्वेल्प की बेस पर मैं आपको खुद से करवा दूंगा, और उसके बाद 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और आपका ये भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब जीनोम की बेस पर बड़ा आसान है, जल्दी जल्दी करते हैं। ऑन बेसिस ऑफ जीनोम। अच्छा, यहां पर एक बात याद रखिएगा, मैं यहां पर ही लिख देता हूं डबल स्ट्रैंडेड। जहां पर डबल स्ट्रैंडेड, अब आपको डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड तो नहीं पढ़ाऊंगा ना, ये मैंने आपको उधर पढ़ा दिया है बायोलॉजिकल मोलेक्यूल वाले चैप्टर में। जहां पर मैं डबल स्ट्रैंडेड लिखना होगा वहां मैं लिखूंगा DS, और जहां मैंने सिंगल स्ट्रैंडेड लिखना होगा वहां मैं लिखूंगा SS। ये बस आपने याद रखना है, इस वाली डिवीजन के लिए ये बहुत ज़रूरी है, बार बार नहीं लिखा जा सकता पूरा पूरा, ठीक है। तो हम लिखेंगे अब जीनोम। जीनोम में आपके पास क्या क्या होता है बेटा? आपके पास होता है जी DNA, उसके अलावा आपके पास होता है जी RNA, ठीक हो गया। दो तरह के आपके पास जीनोम पाए जाते हैं। क्या यही इनके आगे डिवीजन नहीं होती? फर्दर होती है बेटा। आपके पास होता है डबल स्ट्रैंडेड DNA, ठीक है, और आपके पास होता है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA।
अब आप कहेंगे सर ये याद कैसे रहेगा कि सिंगल स्ट्रैंडेड किस वायरस में है, डबल स्ट्रैंडेड? बेटा उसके लिए मैं आपको निमोनिक बताऊंगा, मैं हूँ आपके लिए, परेशान नहीं हुए। अच्छा, उसके अलावा आपके पास होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और सिमिलरली आपके पास होता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक हो गया। यहां पर आप लिखना शुरू करें बेटा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए डबल, जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाएगा ना, उसकी मैं डायरेक्ट एग्जांपल लिखता हूं, वो है जी आपके पास पार्वो वायरस। पार्वो वायरस चूंकि एक फैमिली है, इसके अंदर से अगर आप सॉरी पार्वो वायरस की हम देखें तो ये कॉज क्या करेगी आपको, ये माइल्ड रैश, हल्की फुल्की जो रैशेज होते हैं आपको, वो इस वजह से ही होते हैं। अच्छा, अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी आपको कोई ऐसा वायरस की एग्जांपल चाहिए, आपसे पूछ सकता है कि फॉर एग्जांपल पॉक्स वायरस है, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की एग्जांपल है या डबल स्ट्रैंडेड की? ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, वेट 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 वेट, ये ज़रा मुझसे हो गया है शफल, वेट। बेटा डबल स्ट्रैंडेड में आपके पास आएगा पॉक्स वायरस, ठीक है। अगर वो आपसे पूछे कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है वो कौन सा है, पॉक्स है या पार्वो है, तो आपने पॉक्स लगाना है। उसके अलावा अडीनो वायरस जो है ये भी डबल स्ट्रैंडेड है। उसके अलावा हर्पीज वायरस भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। ठीक हो गया। और एक और है, आप इसमें स्मॉल पॉक्स भी लिख सकते हो और काओ पॉक्स भी, दोनों के दोनों डबल स्टैंडर्ड होते हैं, याद रखिएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, काओ पॉक्स और चिकन पॉक्स और ये स्मॉल पॉक्स सिमिलर नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट है, याद रखिएगा। ठीक हो गया। इधर काओ पॉक्स भी साथ आ जाएगा और स्मॉल पॉक्स भी आप लिख सकते हो, बल्कि मैं लिख देता हूँ स्मॉल एंड काओ पॉक्स दोनों ही आ जाएंगे। अच्छा, अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात करो तो वो मैंने आपको बता दिया, वो कौन सा है, सबसे छोटे वाला पार्वो वायरस। ठीक हो गया। और ये आपको क्या करता है, हल्का फुल्का रैश करता है, बस माइल्ड रैशेस इसकी वजह से होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का, तो बेटा इसकी एग्जांपल आपके पास आएगी टोगा वायरस। टोगा वायरस बजाते खुद कोई एक वायरस का नाम नहीं है, ये बल्कि एक फैमिली है पूरी। और इसमें आपके पास आता है रूबेला वायरस, ये एक वायरस का नाम है जो किस फैमिली से बिलोंग करता है, टोगा फैमिली से। ठीक हो गया। उसके अलावा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आपके पास कौन सा होता है, रियो वायरसेस होते हैं आपके पास। ठीक हो गया, रियो वायरसेस। और रियो वायरस आपको क्या कॉज करते हैं, डायरिया कॉज करते हैं, याद रखिएगा। ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट है जो लिखवा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, किस में बेटा, पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस में। पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस में, यानी पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस और नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। ठीक है, नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। ठीक हो गया। पॉजिटिव सेंस कौन से होते हैं बेटा, याद रखो, पॉजिटिव सेंस वो होंगे जो यूज करेंगे, दे यूज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एज टेम्पलेट, इसको टेम्पलेट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं फॉर डीएनए सिंथेसिस, फॉर डीएनए सिंथेसिस। ठीक हो गया। वेट 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 वेट, आई थिंक सो ये मैंने उल्टा लिख दिया है। आई थिंक सो इधर आना चाहिए आपके पास कि पॉजिटिव सेंस जो होते हैं वो टेम्पलेट के तौर पे यूज़ करते हैं मैसेंजर आरएनए के लिए। एक सेकंड रुकें। हाँ ठीक है बेटा, यहाँ पर आएगा यूज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एज, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एज टेम्पलेट फॉर मैसेंजर आरएनए। ठीक है, सिंथेसिस। अब इसका क्या मतलब है अभी बताता हूँ, पहले ये भी लिख लें। और ये क्या करते हैं, दे यूज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एज टेम्पलेट फॉर डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, एग्जांपल लिख लें, उसके बाद बताता हूँ क्या कह गया हूँ मैं। इसकी एग्जांपल आ जाएगी आपके पास, फॉर मैसेंजर आरएनए लिख दिया ना मैंने। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल आपके पास आएगी पॉजिटिव सेंस की इन्फ्लुएंजा, और नेगेटिव सेंस की आपके पास आएगी
रेट्रो, ठीक है, रेट्रो वायरस, ठीक हो गया, सिंपल है। क्यों बेटा, इसमें क्या होता है, आप सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए लेते हो और उससे बना लेते हो मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आप नहीं वायरस, ठीक है, और उस मैसेंजर आरएनए से बनता है फिर प्रोटीन। लेकिन इस केस में क्या होता है, नेगेटिव सेंस में, यहां पर क्या होता है कि आप सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए लेते हो, उससे बनाते हो आप डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से आप बनाते हो मैसेंजर आरएनए। यानी आप डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए नहीं बना रहे, पहले डीएनए बना रहे हो, फिर मैसेंजर आरएनए, और फिर बनता है प्रोटीन, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा क्या करता है, अपने सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए, उसको मैसेंजर आरएनए के तौर पे इस्तेमाल करके प्रोटीन बना लेता है। लेकिन जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सॉरी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रेट्रो वायरस का, वो क्या करता है, पहले डीएनए बनाता है, फिर आरएनए बनाता है, फिर प्रोटीन बनाता है, ठीक हो गया। सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। एक और छोटी सी डिवीजन देख लें, ठीक है, उसके बाद मैं आपको दो तीन चीज़ें लिखवाता हूँ और आपको फिर एक मज़े की चीज़ भी, एक निमोनिक भी बताता हूँ। तो आप लिखें ऑन बेसिस ऑफ इनवेल्प। बेटा आपके पास इनवेल्प की बेस पे दो ही फॉर्म्स हैं, एक वो जो इनवेल्प जिनमें होगा उनको आप कहेंगे इनवेल्प्ड विद इनवेल्प, यानी जिनमें इन्वेल्व होगा उन्हें आप कहेंगे इन्वेल्व्ड, और जिनमें नहीं होगा उन्हें आप कहेंगे नॉन इन्वेल्व्ड। अब इसके बारे में क्वेश्चन आता है, बार बार पूछा जाता है कि बेटा ये वाला वायरस इन्वेल्व्ड है नॉन इन्वेल्व्ड है, नो इन्वेल्व, ठीक है। अब ये आपने कैसे बताना है, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, वेट। आप लोग ना सबसे पहले क्या करें, मेरे साथ लिखें इधर कि आपके पास टोटल ना, मैं सारी नहीं लिखूंगा, डीएनए वायरस, आरएनए वायरस की टोटल आपके पास ना, मैं पहले ऐसा करता हूँ, यूं लिखें डीएनए और आरएनए, ठीक है। बेटा याद रखें आरएनए वायरस की आपके पास टोटल ना अप्रॉक्सीमेटली अप्रॉक्सीमेटली 15 फैमिलीज हैं, ठीक है, जबकि डीएनए वायरस की आपके पास 6 फैमिलीज हैं, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। एक की 16 है और एक की कितनी है, 6 हैं। डीएनए वायरस जो होता है ना, ये आपके पास है, इसमें जो स्मॉलेस्ट वायरस है आपके पास वो है जी, और लार्जेस्ट, दोनों बताता हूँ। डीएनए का स्मॉलेस्ट वायरस है आपके पास पार्वो वायरस, ठीक हो गया, और लार्जेस्ट है पॉक्स वायरस। ओवरऑल भी आप देखें ना, पूरी वायरस मतलब ओवरऑल वायरसेस में देखें तो तब भी स्मॉलेस्ट आपके पास पार्वो है और लार्जेस्ट आपके पास पॉक्स है। लेकिन अगर आप आरएनए में देखो ना, तो स्मॉलेस्ट है आपके पास, आरएनए का स्मॉलेस्ट वायरस आपके पास आता है जी पिकॉर्ना वायरस, याद रखिएगा। आरएनए का स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा है, पिकॉर्ना, और लार्जेस्ट कौन सा है आपके पास, पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। आरएनए की अगर आप बात करेंगे तो ये नहीं लिखेंगे, यानी फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछ लेता है कि आपका जो है पार्वो वायरस है, तो ये आरएनए का लार्जेस्ट वायरस है, स्मॉलेस्ट वायरस है, आप बोलेंगे ये आरएनए का है ही नहीं है, ये तो है ही डीएनए का है, ठीक है। और अगर आपसे कोई कह देता है, फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई कह देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट आरएनए वायरस, और आपको उधर एग्जाम्पल पे पार्वो भी दे देता है और पिकोरना भी दे देता है, तो फिर आप किसे टिक करेंगे, आप पिकोरना को टिक करेंगे, पार्वो को टिक नहीं करेंगे। अच्छा, अब आपके पास मैंने लिख दिया कि कितनी कितनी फैमिलीज होती हैं, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अच्छा, आप क्या सारी फैमिलीज आप याद कर सकते हैं, आंसर इज नो, लेकिन आप डीएनए की सिर्फ 6 के नाम याद कर लो, ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिकली जो है ना, जो ये नहीं होंगी वो 15 इन 15 में से होंगी, तो उसको याद कैसे करना है अभी बताता हूं। HAPPY, ये आपके पास है जी निमोनिक, ठीक हो गया। अब इस पहले H से बनता है आपके पास हैपाडोना वायरिडी, वायरिडी वायरस को कहते हैं, हैपाडोना वायरिडी। दूसरे पे आता है आपके पास हर्पीज वायरिडी, ठीक है। तीसरे पे आपके पास आता है अडीनो वायरिडी, क्या आता है, अडीनो वायरिडी। चौथे पे आपके पास आता है जी पॉक्स वायरिडी। पांचवें पे आपके पास आता है जी पेपोवा वायरिडी, ठीक है। और छठे पे आपके पास आ जाता है जी पार्वो वायरिडी, ठीक है। और वाई आपका वैसे ही है। अच्छा, अब आपसे कोई भी पूछ ले, अगर तो आपका जो गिवन वायरस है वो इन 6 में से होगा,
तो वो डीएनए है, अदरवाइज वो क्या है, आरएनए है। डीएनए आरएनए याद रखना बाएं हाथ का खेल हो गया आपके लिए। अच्छा, इसकी अगर आप एग्जांपल लिखना चाहें तो हेपाडोना में आपके पास आ जाता है हेपेटाइटिस बी, इसमें आपके पास हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 1 और टाइप 2 दोनों आ जाएंगे। उसके अलावा आपके पास ज़्यादा आपको बाकी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये दो ही याद करने, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर ना बड़े इंपॉर्टेंट दो नोट लिखने वाला हूँ, वो आपने रट लेने हैं, आपका सारा मसला ही हल हो जाएगा, ठीक है। तो नोट है और मैं रेड से ही लिखूंगा, इंपॉर्टेंट है चूंकि, ठीक है। ऑल डीएनए वायरसेस, याद रखिएगा, ऑल डीएनए वायरस आर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। जितने भी डीएनए वायरस हैं सारे के सारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस हैं एक्सेप्ट पार्वो वायरस। अब आपसे पार्वो वायरस के अलावा, अब फॉर एग्जांपल अब वो कभी भी आपसे पूछे तो आपसे इनमें से, इन 6 में से कोई भी दे, आप फौरन से जज कर लोगे वो डबल स्ट्रैंडेड है या सिंगल स्ट्रैंडेड है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पार्वो के अलावा जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, डबल स्ट्रैंडेड। और सिमिलरली लिख लो, ऑल आरएनए वायरसेस आर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस एक्सेप्ट किसके अलावा, रियो वायरस। अच्छा, अब आप बोलोगे सर हमें आरएनए वायरस की तो फैमिली नहीं आ, तो हम कैसे जज करेंगे? बेटा अब वो आपको 4 ऑप्शन देता है, 4 में से फॉर एग्जांपल अगर आपके 2 भी इनमें से हुए ना, हैप्पी में से कोई एक हुआ, समझ लो वो 2 तो ऑप्शन नहीं है, वो क्या है, डीएनए हो गए। अच्छा, बाकी जो होंगे जाहिर सी बात है जो डीएनए नहीं है वो आरएनए होंगे। जो डीएनए फैमिली से बिलोंग नहीं करते तो वो आरएनए फैमिली से बिलोंग करेंगे, यानी वो इन 15 फैमिलीज में से हैं। और उनमें से सिर्फ रियो ही एक वाहिद है जो डबल स्ट्रैंडेड है, बाकी सारे क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। ये आप याद रख लोगे, ये एक लाइन याद रख लोगे, आपको क्लियर रहेगा कि डबल स्ट्रैंडेड कौन सा है और सिंगल स्ट्रैंडेड कौन सा है। अब अगली आपको जो मुशक्कत करनी पड़ती है वो इनवेल्प और नॉन इनवेल्प पे है। तो अब मैं आपको लिखवाता हूं कि नॉन इनवेल्प डीएनए वायरस कौन कौन से हैं। डीएनए वायरस, तो बेटा जो अभी फैमिलीज आपको, जो एक मैं अभी आपको लिखवाने लगा हूं पैप, ये आपने याद रखना है। P4 पार्वो, A4 अडीनो और P4 पेपोवा। बेटा ये जो 3 आपको मैंने लिखवाए हैं ना, ये तीनों की तीनों फैमिलीज क्या हैं, नॉन इन्वेल्व्ड हैं, बाकी सारी इन्वेल्व्ड हैं। यानी अगर आपसे कोई आप पूछ ले, मैं पूछ लूं हेपाडोना वायरिडी इन्वेल्व है नॉन इन्वेल्व, फौरन बोलोगे सर इन्वेल्व्ड है। हर्पीज वायरिडी इन्वेल्व है नॉन इन्वेल्व, इन्वेल्व्ड है। अडीनो वायरिडी इन्वेल्व है नॉन इन्वेल्व, नॉन इन्वेल्व्ड सर क्योंकि ये पैप में से है। पॉक्स इन्वेल्व्ड है नॉन इन्वेल्व्ड, इन्वेल्व्ड है सर। पेपोवा सर पैप में से है, नहीं है। पार्वो सर पैप में से है, नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आप डीएनए वायरसेस में से याद रख सकते हो कि कौन सा इन्वेल्व है और कौन सा नॉन इन्वेल्व। उसके अलावा अगर आप याद रखना चाहो कि नॉन इन्वेल्व्ड आरएनए वायरस कौन से हैं, ठीक है, अब देखो आप लोगों ने सिर्फ वो 6 वर्ड्स याद किए और 2 लाइनें याद की, आपका इतना बड़ा मसला हल हो गया। तो आपने इसके लिए याद रखना है पीसीआर, डीएनए के लिए पैप और इसके लिए पीसीआर। P4 पिकॉर्ना सबसे छोटा आरएनए वायरस, इधर से याद रहेगा। C फॉर कैल्की, कैल्की याद रखना पड़ेगा। R फॉर रियो, रियो कौन सा, डबल स्ट्रैंडेड है और क्या है, नॉन इन्वेल्व्ड है। ठीक हो गया, इन तीनों में से अगर तो कोई भी ऑप्शन में होगा तो वो नॉन इन्वेल्व्ड है, बाकी सारे कौन से हैं, इन्वेल्व्ड है। सिंपल इज दैट। और लास्ट पे एक इंपॉर्टेंट बात लिख लें कि कोरोना वायरस के बारे में पूछा जा सकता है वो कौन सा वायरस है, तो वो है जी एक रेस्पिरेटरी वायरस। ठीक हो गया, सिंपल इज दैट, ये भी कवर हो गया आपका। अच्छा, तो इस पर्टिकुलर जो सेगमेंट था इसमें हमने देखा कि बेटा आपके पास क्लासिफिकेशन किस किस बेस पे की जा सकती है और कौन कौन सी क्लासिफिकेशन मौजूद है। इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट सेगमेंट में मुलाकात होती है जिसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ कंट्रोल मेथड्स और टू कंट्रोल वायरसेस, और वायरस को मैयर कैसे किया जा सकता है, यानी हम उसके जो साइज़ की मैयरमेंट देते हैं ये कैसे हो सकती है। और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको करवानी है तो वो हम नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे। ठीक हो गया, आज के लिए बच्चों इतना ही। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, लेट्स क्रैक इट। अल्लाह हाफ़िज़।